हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप सो आप बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ सर। चैप्टर हमारा ये चल रहा था अपॉइंटमेंट एंड मैनेजर रिमुनरेशन। आज हमारा क्या होगा? आज इसको करेंगे द एंड। दो लेक्चर मैं इसके डालूंगा, द एंड हो जाएगा हमारा। ठीक है सर। आज क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे 199, 200 एंड 201। ठीक है सर। इम्पोर्टेंट मैं बोलूंगा 5% इंपॉर्टेंट चैप्टर का। इंपॉर्टेंट कौन है सर चैप्टर में? फिर 196, 197, 198 हाईली इंपॉर्टेंट। हाईली इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूँ, हाईली इंपॉर्टेंट। और अभी 202, 203 के सेक्शन पढ़ेंगे, वो हाईली इंपॉर्टेंट है। तो सर ये तीनों इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्या पता आई से कब घूम जाए और आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछना चालू कर दें, तो आप कुछ रिस्क नहीं ले सकते हैं। ठीक है, चलो एक एक करके उठाते हैं। पहले 198 बहुत इजी है। ये 3 सेकंड ऐसे है ना कि बस एक रीडिंग मार लेना। इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट नहीं है। पास पेपर ये सब देखिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हाँ, क्या क्वेश्चन कहाँ से कब आ जाए, एक थोड़ा तो एक नॉलेज तो हो जाएगा हमारे पास इस सेक्शन का क्या होता नहीं होता। और आधा घंटे में 3 सेक्शन खत्म हो जाएंगे, आधे से 40 मिनट में। ठीक है, चलो 199 से स्टार्ट करते हैं। रिकवरी ऑफ रेम्यूनरेशन इन सर्टेन केसेस। सुनो, हमने एक 197 में देखा था कि रिकवरी होता है कि रेम्यूनरेशन का। उसमें क्या था? उसमें यह था कि मान लो 11% ओवरऑल मैक्सिमम रेम्यूनरेशन की लिमिट फिक्स्ड है। मैक्सिमम रेम्यूनरेशन किसी सब डायरेक्टर में 11% जाता है, तो 11% का अमाउंट आता है मान लो 11 करोड़ रुपीज, और किसी डायरेक्टर को चला गया 12 करोड़ रुपीज। तो हमें पता है कि दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं, बट इसके लिए ओवर पास करना पड़ता है अगर लिमिट से ऊपर जा रहे हैं तो। बट कंपनी ने ओवर नहीं पास किया, फिर डायरेक्टर को दे दिया। तो ये जो एक्सेस वाला होता है ना 1 करोड़, ये हमें क्या करना पड़ता है? डायरेक्टर से या जिसको दिया है उससे रिकवर करना पड़ता है। तो 197 में इस वाली प्रोसेस की बात करता है, जहां पे आपका लिमिट एक्सीड कर जाए और आप ओवर या एसआर पास करके उस लिमिट एक्सीड को ऑथराइज नहीं कर पाते हो। तो मान लो जैसे लिखा हुआ है कि एमडी को 5% मिलेगा, परफेक्ट। अब वो एमडी को 5% मिला, उसका अमाउंट आ रहा है मान लो 5 करोड़ रुपीज, और एमडी को मिल गया 6 करोड़ रुपीज। तो हमें पता है कि ये मैक्सिमम लिमिट 5 करोड़ होता है, 5%, बट हम 6 करोड़ दे सकते हैं। बट क्या करना होता है? हमें हमें ऐसा पास करना होता है, मेंबर से परमिशन लेना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होता था 197 में, अगर मेंबर से परमिशन नहीं ले पाए ना, तब ये 6 करोड़ रुपीज दिए ना, तो 1 करोड़ का हमें रिकवरी देना पड़ता था। 2 इयर्स का टाइम था, वो याद होगा, एमसीक्यू मैंने येलो करवाया था। और जो भी कंपनी प्रिस्क्राइब करे उसने साल में क्या करना पड़ता था? मेंबर्स को, जो भी डायरेक्टर थे उसको रिकवर करना पड़ता था एक्सेस अमाउंट। ये वाला की बात करता था, जहाँ पे ओवर एसआर पास करके लिमिट एक्सीड कर जाती थी, जहाँ ओवर एसआर हमने पास नहीं किया। सर तो यहाँ पे भी तो रिकवरी है। हाँ यहाँ भी रिकवरी है। तो यहाँ पे कौन सी रिकवरी? देखो यहाँ पे वो रिकवरी, यहाँ पे रिकवरी आती है फ्रॉड वाली। हाँ सर, संगीन मामला, फ्रॉड वाली रिकवरी। सर फ्रॉड रिकवरी मतलब, सुनो यहाँ पे तो सिंपल क्या था, एक प्रोसीडर पार्ट आपने कवर नहीं किया। मतलब एक्सेस रिम्यूनरेशन आपको दे सकते थे, बट आपने ओवर पास नहीं किया और डायरेक्टर को दिया, एक्सेस रिम्यूनरेशन दे दिया। उसके लिए बोले कि आप रिकवर करोगे जो इन एक्सेस वाला पार्ट था, जो मैक्सिमम रिम्यूनरेशन को एक्सीड कर रहा था। बट यहाँ पे क्या था? यहाँ फ्रॉड हुआ है। फ्रॉड मतलब, हमें पता है, हमें पता है टैट कंपनी, ठीक है, कितनी मैक्सिमम रेमुनरेशन दे सकती है? मान लो एमडी की बात कर रहा हूँ, अगर कंपनी में एक एमडी है तो 5%, सब याद आ रहा है आपको, 5% दे सकता है मैक्सिमम रेमुनरेशन। अब मान लो कंपनी का 5% ऑफ व्हाट? 5% ऑफ नेट प्रॉफिट, नॉट ग्रॉस प्रॉफिट। 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस, ठीक है, ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो 5% ऑफ नेट प्रॉफिट की बात कर रहा है, परफेक्ट। चलो, अब कंपनी का मैनेजर था ये, बहुत चालू। इसको पता था कि नेट प्रॉफिट अगर इंक्रीज किया, तो हमारे पास जो कैश आएंगे ना, कैश पैसे जो आएंगे ना, वो इंक्रीज करके आएंगे, क्योंकि हमारा मैक्सिमम रेमुनरेशन कितना है? 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। अगर मान लो नेट प्रॉफिट 50 करोड़ है, तो मान लो 100 करोड़ नेट प्रॉफिट है, तो उसका 5% कितना आया? 5 करोड़ रुपीज। अगर नेट प्रॉफिट आया 20 करोड़, तो उसका 5% क्या आया? सपोज जो भी आया, ठीक है। तो हमें पता है कि जितनी नेट प्रॉफिट हाई होगी ना, उतने इनोवेशन मिलने का चांसेस हमारे पास ज्यादा है। और ये डायरेक्टर को पता चल गया, ये मान लो मिस्टर राज थे, इनको पता चल गया कि नेट प्रॉफिट हाई होगी, पैसे हाई आएंगे। तो इसने क्या किया ना, ये तो मैनेजमेंट कंपनी संभालते हैं, डायरेक्टर, एमडी, एग्जीक्यूटिव, ये सब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं, डे टू डे बैग लेके आते हैं, कंपनी में काम करते हैं। इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने क्या किया? इन्फ्लेट कर दिया नेट प्रॉफिट को। देखो यहाँ पे 197 में भी हम रिकवरी करते हैं, बट यहाँ पे प्रोसीजरल पार्ट का रिकवरी होता है, जहाँ पे ओवर एसआर पास नहीं किया, वो रिकवरी करते हैं डायरेक्टर को कि भाई तुम एक्सेस ले लियो, ओवर एसआर पास नहीं हुआ तो हम रिकवरी दो। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे फ्रॉड हो रहा है। फ्रॉड मतलब, अब इसने क्या किया? इन्फ्लेट कर दिया नेट प्रॉफिट को। मान लो एक्चुअल में, सुनो, मान लो एक्चुअल में नेट प्रॉफिट कंपनी में 10 करोड़ रुपीज थी। अब इसने क्या किया? इन्फ्लेट करके दिखा दिया कितनी? 100 करोड़ रुपीज। 100 करोड़ दिखा दिया इसने इन्फ्लेट करके।
तो सोचो ना, इस पे इसको अगर इस पे इसको 10 करोड़ पे इसको 5% मिलना था, ठीक है, पॉइंट जो भी 50 लाख रुपीस, और यहाँ पे 100 करोड़ पे 5% कितना हो गया, 5 करोड़ रुपीस। तो सोचो ये इन एक्सेस कितना हो गया, 4.5 करोड़ इसको एक्स्ट्रा मिला। क्यों मिला? क्योंकि डायरेक्टर ने क्या किया, फ्रॉड किया। डायरेक्टर ने फ्रॉड किया, यहाँ पे नेट प्रॉफिट को इन्फ्लेट कर दिया। तो यहाँ पे हम उस रिकवरी की बात करते हैं, ये रिकवरी, ये वाली रिकवरी जो ये 4.5 करोड़ की है, क्योंकि एक्चुअल में तो नेट प्रॉफिट 10% हुआ था ना, क्योंकि 5% ऑफ 0.5 लाख रुपीज आ रहा था, 50 लाख। बट तुमने 10 करोड़ को 100 करोड़ कर दिया, इसका 5% 5 करोड़ ले लिया, तो ये तो तुम्हें मिलना ही था, बट तुमने इतना ले लिया ना, तो एक्सेस क्या हुआ, इतना हुआ। इसकी रिकवरी हम करेंगे इसमें, ठीक है। ये समझो रिकवरी कौन सी कर रहे हैं। अगर ओवर नहीं पास किया तो 197 वाली रिकवरी करते हैं, जो 2 साल का टाइम देता है कि हाँ कंपनी को लेकर 2 साल में रिकवर करो, अदरवाइज कंपनी को भी टाइम प्रेस्क्राइब करे। बट ये फ्रॉड वाली रिकवरी होगी तो, और इसका लिंक थोड़ा थोड़ा ना सेक्शन 130 वाली सीरीज से होगा, जब आपने आईपीसीसी में पढ़ा होगा, जहाँ पे ना रीस्टेट होता है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब कोई फ्रॉड पता चलता है तो हम रीस्टेट करते हैं, ठीक है। अब वर्डिंग लिखाता हूँ, देखो समझने को समझ जाओ, यही है, ठीक है। ज्यादा हेक्टिक दिमाग में मतलब जोर मत डालो, जो यही कंसेप्ट है इसको समझ जाओ। अब इसकी ना वर्डिंग देख लेते हैं, लॉ की वर्डिंग क्या है इसमें 199 में। बस आइडिया होना चाहिए कि कौन सी रिकवरी की बात क्या कर रहा है, ठीक है। अब 199 में रिकवरी क्या, सुनो, where a company is required to restate its financial statement, ठीक है। सर रीस्टेट कब होता है, आपको आइडिया आ रहा है कुछ? 128 131 आपने आईपीसीसी डेज में पढ़ा था। क्या आप अपने अकाउंट्स को क्या बोलते हैं, रीस्टेट करते हो, मतलब वो कहते हैं तो फिर से खोलने की कोशिश करते हो, क्योंकि आपको पता चलता है ना आपके जो अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट बने थे उस साल कुछ फ्रॉड हुआ था वहाँ पे। या तो ट्रायमल ऑर्डर देके कर सकता है, या तो आप वॉलंटरी कर सकते हो और रेजोल्यूशन पास करके। तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को क्या कर सकते हो, फिर से ओपन कर सकते हो, रीस्टेट कर सकते हो। तो कंपनी में क्या कर रहा है, रीस्टेट कर रहा है। रीस्टेट ट्रायमल ऑर्डर भी कर सकता है, वॉलंटरी भी कर सकते हो, ठीक है। अब रीस्टेट क्यों कर रहा है, ड्यू टू फ्रॉड। क्या हुआ है कंपनी में, फ्रॉड हुआ है, और नॉन कंप्लायंस। मान लो कंपनी में जो फाइनेंशियल बने थे ना, वो एज पर एएस बने ही नहीं थे, बस ऐसा ही बना दिया, एएस का कोई प्रोविजन कुछ फॉलो नहीं किया, तो कंपनी में रीस्टेट होता है। आपने 128 से 130 की सीरीज में देखा होगा ये सब, कि कंपनी में रीस्टेट करती है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट जब चलती है कि प्रोविजंस फॉलो नहीं हुए, नॉन कंप्लायंस ऑफ प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, मतलब कंपनीज एक्ट, ठीक है। सुनो, या तो एक क्या हुआ, कंपनी में फ्रॉड हुआ। फ्रॉड अभी हमने देखा नेट प्रॉफिट वाला, फ्रॉड ही तो है वो, कंपनी में जबरदस्ती रीस्टेट वो इन्फ्लेट करके दिखा दिया। या कंपनी में क्या हुआ, नॉन कंप्लायंस, मतलब कंपनी में एएस का प्रोविजन फॉलो ही नहीं हुआ, एएस का प्रोविजन फॉलो नहीं हुआ। तो दोनों केस पे क्या हो सकता है, हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को क्या कर सकते हैं, रीस्टेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रीस्टेट, मतलब फिर से ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, फ्रॉड हुआ या प्रोविजन का फॉलो नहीं हुआ। तो फ्रॉड हुआ, तो अगर मान लो फ्रॉड हुआ सुनो, हमारी हेडिंग क्या थी, हेडिंग नहीं याद रखना, देखो हेडिंग याद रखना, मेन हेडिंग क्या थी, रिकवरी ऑफ रेमुनरेशन। तो रिकवरी रेमुनरेशन क्या हो रहा है, कंपनी खुद से क्या कर रहा है, बुक्स अकाउंट रीस्टेट कर रहा है, ट्रायबल ऑर्डर देकर रीस्टेट कर रहा है। रीस्टेट क्यों कर रहा है, क्योंकि फ्रॉड हुआ। अब इसी फ्रॉड को लिंक करना पीछे वाले एग्जांपल से, क्या फ्रॉड हुआ, नेट प्रॉफिट में। तभी तो हम मेन सेक्शन हेडिंग क्या है, रिकवरी कर रहे हैं रेमुनरेशन की। तो फ्रॉड हुआ कंपनी में, ठीक है, नेट प्रॉफिट कितना हो गया, एक्चुअल में 10 करोड़ था, बट शो किया 100 करोड़ तो फ्रॉड वन, फ्रॉड की वजह से हाई दिखा दिया, इन्फ्लेट कर दिया, ठीक है, ये सब कर दिया। तो कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी कंपनी मैंडेटरी क्या कर सकती है, उसको शैल रिकवर फ्रॉम पास्ट, कंपनी शैल रिकवर फ्रॉम पास्ट। और ये इंपॉर्टेंट लाइन आएगा, देखो, पास्ट एंड प्रेजेंट सब, मतलब पास्ट प्रेजेंट। सुनो एग्जांपल, 2018 में बुक्स ऑफ अकाउंट में फ्रॉड हुआ, मतलब सिंपल सी बात है, नेट प्रॉफिट इन्फ्लेट हुआ 2018 में, इन्फ्लेट हुआ। इसको एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं न्यू पेज में, ठीक है। 2018 में ये मिस्टर राज थे, ये क्या एमडी थे कंपनी के। 2018 में नेट प्रॉफिट इन्होंने क्या कर दिया, 10 करोड़ से 100 करोड़ किया। और इसने क्या किया, मैक्सिमम रेमुनरेशन का फायदा उठा के 100 करोड़ का 5% ले लिया और 5 करोड़ लेके निकल गया। जबकि एक्चुअल में कितना मिलना था इनको, एक्चुअल में 10 करोड़ का 5% मिलना था, दैट इज 50 लाख रुपीज। तो एक्सेस कितना हो गया इनके पास, एक्सेस कितना हो गया, एक्सेस हो गया 4 करोड़
50 लाख रुपीस, ठीक है। अब ये 2018 में थे। 2019 में क्या हुआ, मिस्टर राज चले गए। चले गए मतलब कंपनी छोड़ दिया उसने। 2020 में क्या हुआ, सुनते जाओ आराम से। 2020 में बुक्स ऑफ अकाउंट, क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आते हैं, मैं इसलिए क्वेश्चन मैं यही एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, मैं उसको एक ना इसको वे में ले रहा हूँ, ठीक है, ड्रामेटिक वे में ले रहा हूँ, समझा के ले रहा हूँ डायग्रामेटिक में, ठीक है। कंपनी ने क्या किया, बुक्स अकाउंट रीस्टेट किया, तो पता चला 2018 में फ्रॉड हुआ था। अब क्वेश्चन आता है, क्या कंपनी मिस्टर राज से पैसा रिकवर कर सकती है, वो तो कंपनी छोड़ चुके हैं। तो यस, देखो पास्ट प्रेजेंट हर जगह बहुत जगह में देखा होगा, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में क्या देखते हैं, पास्ट एम्प्लॉय की ड्यूटी होती है कि असिस्टेंस देना, इंक्वायरी ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो आता है उसको असिस्टेंस देना। तो भैया एक बात हमेशा अगर किसी कंपनी में पोस्ट अगर होल्ड करने जा रहे हो ना, एमडी या कहीं भी होल्ड करोगे, याद रखना तुम आज जो कांड कर रहे हो ना वो आगे खुला ना, तुम आज के कांड के लिए भी वहां पे लाइबल हो गए, ठीक है। तो कोई कांड वांड करना मत, अदरवाइज जिस साल में कांड करोगे तुम भाई, पास्ट हो या प्रेजेंट हो, तुम्हें उठा के ले जाएंगे वहां से, ठीक है। तो कांड ज्यादा करना मत कंपनीज में, ठीक है। तो अगर तुम्हारा बुक्स ऑन डॉट 20 में क्या हुआ, रीस्टेट हुआ कब का, 2018 का, तो पास्ट मतलब मिस्टर राज भी रिकवरी ले सकते हैं मिस्टर राज से। रिकवरी क्या पूरा होगा, नहीं, इन एक्सेस इमिग्रेशन। तो देखो 4.5 0.5 लाख तो 50 लाख तो उसको मिलना ही था, मिलना था, 5 करोड़ मिल गया गलती से, तो एक्सेस कितना हुआ 4.50 लाख रुपीस, मतलब 4 करोड़ 50 लाख रुपीस क्या हो गया क्या हुआ इसका, एक्सेस हुआ, ठीक है। तो हमने क्या देखा, कंपनी सेल रिकवर फ्रॉम पास्ट एंड प्रेजेंट, प्रेजेंट किससे, पास्ट एंड प्रेजेंट, यहाँ पे लिखता हूँ पूरा, चाहे वो पास्ट हो या प्रेजेंट हो, सबसे ले सकता है, कौन कौन, पास्ट एंड प्रेजेंट, चाहे वो पास्ट एंड प्रेजेंट के एमडी हो, डब्ल्यूटीडी हो, और कौन लिखा है, एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर, सिंपल सी बात, एग्जीक्यूटिव पर्सन, एग्जीक्यूटिव वाले लोग। तो एग्जीक्यूटिव वाले लोग पैसा लेके भागने की कोशिश मत करना, नेट प्रॉफिट को इंक्रीज मत करना, जो तुम्हें एक्चुअल मिलना है नेट प्रॉफिट वही रखना, प्रॉपर पीएनएल का पार्ट बनाना, पीएनएल 198 से सीख के आना, अगर नहीं पढ़ा हो तो 198 में देख लेना कौन कौन सा पार्ट पीएनएल में ऐड होता है, कौन कौन सा पार्ट पीएनएल में नहीं होता है, ठीक है। और फॉर ओनली सच पीरियड फॉर विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज रीस्टेटेड, ठीक है। सिर्फ वही पीरियड के लिए होगा जहाँ का फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हुआ है, रीस्टेट हुआ है, ठीक है। जहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हुआ, ऐसा नहीं कि 2020 में तुम एमडी हो ही नहीं, उसका लिए फाइनेंशियल रीस्टेट हो तुम्हारी रिजर्वेशन एक्सेस लिखना, ऐसा नहीं। 2018 में फाइनेंशियल रीस्टेटमेंट हो रहा है, अगर तुमने उस साल रिजर्वेशन लिया होगा ऐसा, उस साल के हम देखेंगे, खामा तुम्हें ज्यादा तंग नहीं करेंगे। और क्या, यहाँ पे आते हैं ना, पूरा नहीं ले रहे तुमसे, क्या ले रहे हैं, इन एक्सेस ले रहे हैं, ठीक है। रिकवरी जो कर रहे हैं ना, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, तुम सब एक्सेस वाली रिकवरी कर रहे हैं, एक्सेस वाली, जो तुम्हारा जेन्युइन वाला है ना खर्च, जो तुम्हारा जेन्युइन रेमुनरेशन है वो तुम्हें देंगे ही देंगे, टेंशन मत लो, वो तुम्हें नहीं लेंगे। बट एक्सेस वाले के लिए भाई तुमको बोलेंगे, तुम पास्ट हो प्रेजेंट हो, तुमने रिजाइनेशन भी कर दिया होगा, तुम अभी काम भी कर रहे होगे, तुम भाई 4 करोड़ 50 लाख रुपीस वापस कंपनी को लौटा दो, ठीक है। कंपनी में गलती से क्या हुआ था, रीस्टेट, कंपनी में क्या हुआ, गलती से नेट प्रॉफिट को इन्फ्लेट हो गया, जबकि एक्चुअल नेट प्रॉफिट थी ही नहीं, बुक्स अकाउंट ठीक से वापस रीस्टेट किए गए, हमें पता चला कि नेट प्रॉफिट तो 10 ही करोड़ था, तुमने 100 करोड़ दिखा दिया, तो भाई तुम्हें 100 करोड़ लाख रेमुनरेशन नहीं मिलेगा। तो एमडी बोलेगा जी अब उसने तो गाड़ी खरीद लिया उस पैसे का, तो भाई कोई बात, हमें नहीं पता, तुम गाड़ी खरीदो घोड़ा कर दो, पैसे ला के दो हमें, ठीक है। चलो 199 इतनी था, 200 देखते हैं। चलो सेक्शन नंबर 200 देखते हैं। 200 क्या बोल रहा है, 200 बहुत इजी बात बोल रहा है। 200 ये बोल रहा है कि देखो तुम कितने पानी में हो, अच्छी बात है, बट पानी में होते हुए तुम किसी को पैसा दे रहे हो, तो पैसा देने से पहले कुछ बातें सोच के देना। सर क्या बात कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा है। देखो हमने क्या पढ़ा था, कंपनी को कंपनी रेमुनरेशन कैसे देती है, ऑन द बेसिस मैक्सिमम रेमुनरेशन कैसे देती है, ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज, जो फिक्स रहता है, जैसे 11% ओवरऑल रेमुनरेशन फिक्स रहता है, 5% एमडी का रहता है, इफ वन से मोर एमडी रहता है तो 10%, डायरेक्टर्स को 1%, 3%, ऐसा ना देखा, मैक्सिमम रेमुनरेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेट परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट, ठीक है। सर कंपनी का प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो हमने देखा था ना शेड्यूल 5, याद आ रहा है, इफेक्टिव कैपिटल के बेसिस पे, तो ऐसा कहाँ पे था, शेड्यूल 5 याद होगा, इफेक्टिव कैपिटल बेसिस पे। तो सिंपल याद रख लो, कंपनी टू फिक्स लिमिट विथ रिगार्ड टू रेम्यूनरेशन, ठीक है। 196 197 जहां पे क्या हुआ था, नो प्रॉफिट और इनएडुकेट प्रॉफिट हुआ था, जहां पे हम इफेक्टिव कैपिटल के पास जाते थे, इफेक्टिव कैपिटल बोलता था कि हाँ नेगेटिव टू 4 लेस देन 5 करोड़ 60 लाख ऐसे लाख, तो वो क्या था, पर पर्सन की लिमिट थी, परफेक्ट। बट याद रखना कंपनी
तो जो प्रॉफिट नहीं होता यार, तुम ऑलरेडी कितने पानी में जा रहे हो, प्रॉफिट हो नहीं रहा तुम कंपनी में, इफेक्टिव एट बेसिस पे रेम्युनरेशन पे कर रहे हो, तो तुम्हें देना तो पड़ेगा, ठीक है। तुम अगर दे रहे हो, ये शेड्यूल 5 बड़ा दे रहे हो, बट उस चीज देने से पहले, रेम्युनरेशन देने पर कुछ बातों का ध्यान रखना। तो यही यहाँ पे ना सेक्शन 200 में बोल रहा है कुछ बातों का ध्यान रखना, क्योंकि तुम्हारे पास नेट प्रॉफिट तो हो नहीं रहा है, रेम्युनरेशन तो फिक्स कर नहीं रहे हो, अब इफेक्टिव एट बेसिस पे आ रहे हो, ठीक है, रेम्युनरेशन दे रहे हो, तो रेम्युनरेशन देते हुए इन बातों का ध्यान रखना जो ये सेक्शन 200 बोला है। अब सर किन बातों का ध्यान रखना, वही बातें हमें देखनी है, किन बातों का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ना वही बातों का ध्यान रखना है, ठीक है, रेम्युनरेशन देने से पहले। ठीक है, जो भी रेम्युनरेशन दे रहे हो उनका बातों का ध्यान है, क्योंकि ऑलरेडी तुम पानी में जा रहे हो, तो ज्यादा पानी मत जाना, कुछ बातों का ध्यान रखना कि वो डायरेक्टर को पैसा कहाँ से आ रहा है, डायरेक्टर कोई और इंटरेस्ट नहीं हेल्प कर रहा। देखिए ये पॉइंट देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो, सबसे पहले बोला, ये थोड़ा ना याद करने वाला पॉइंट है। देखो एग्जाम में आ सकता है कि रेम्युनरेशन देने से पहले किस किस बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, कंपनी का प्रॉफिट नहीं है, इनएडिक्वेट प्रॉफिट हो, कहाँ पे क्या ध्यान रखना पड़ेगा, वो आ सकता है क्वेश्चन। तो 4 पॉइंट है, देखो यहाँ पे समझाने लायक कुछ है नहीं सेक्शन 200 में, बट रट्टाफिकेशन है, थोड़ा रट्टाफिकेशन है। देखो मैं जहाँ बोलता हूँ रट्टाफिकेशन ना, तो वहाँ समझो हाँ थोड़ा रट्टाफिकेशन तो है, कंसेप्ट अपनी जगह है, रट्टाफिकेशन अपनी जगह है, तो जहाँ पे रट्टाफिकेशन मांगता है वहाँ पे थोड़ा तो आपको रटना ही पड़ेगा सर। अब क्या बोलोगे, फाइनेंशियल पोजिशन, फर्स्ट में क्या बोला देखो, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब सर कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या है, कंपनी कितने इनकम कमा रही है, कितनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं कंपनी की, तो समझो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आगे साल बनाते हैं ना, पीछे साल कंपेरिजन करते चलेंगे, हाँ 2018 में कंपनी का प्रॉफिट ये था, 2019 में ये है, 2020 में, तो एक है ना हेल्थ चेक रिपोर्ट होता है। तो सिंपल सी बात है कि कंपनी का हेल्थ चेक रिपोर्ट देखेंगे कि कंपनी फाइनेंशियल पोजीशन में क्या है, उतना रेम्युनरेशन देने के लायक है कि नहीं, कंपनी पास पहले से कुछ फंड्स रिजर्व में पड़े कि नहीं पड़े हैं, रेम्युनरेशन पे कर रही है। तो एक सिंपल सी बात है, फाइनेंशियल पोजीशन चेक करेंगे। रेम्युनरेशन देने से पहले आपको क्या चेक करना है, फाइनेंशियल पोजीशन, कि हाँ ठीक है कंपनी आगे उभर सकती है, हो सकता है इस साल कोरोना आया, कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ है, ठीक है, बट हाँ कंपनी का जैसे 18 में कोरोना नहीं था, कंपनी की नेट प्रॉफिट थी मान लो 120 करोड़, इस बार 2019 में कंपनी नेट प्रॉफिट आ गया, चलो ठीक है 80 करोड़। 2020 में क्या हुई, कोरोना भी आना स्टार्ट ही हुआ था 2020 में, ठीक है, कंपनी की प्रॉफिट हुई 100 करोड़। 2021 में क्या हुआ, पूरा स्ट्रक्चर सब कुछ डाउन था, कंपनी कंपनी आ गई लॉस में। तो हम ये लॉस देख के ये नहीं बोल सकते कंपनी प्रॉफिट रेमुनरेशन देने में दिक्कत है, क्योंकि पिछला हमने ट्रेंड देखा है कि हाँ कंपनी का एक अच्छा खासा प्रॉफिट होता था। तो फाइनेंशियल पोजीशन इंपैक्ट करता है, मैटर करता है कि कभी भी रेमुनरेशन देने से पहले फाइनेंशियल पोजीशन चेक करेंगे। हो सकता है 2021 में कोरोना था इसलिए कहने को हो सकता है कि फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं हो, बट फाइनेंशियल पोजीशन एक साल को देख के हम नहीं कर सकते। ठीक है इस साल हमारा प्रॉफिट सही नहीं आया है, बट पिछले साल तो हम लोग ठीक थे ना, तो एक रीजन की वजह से ऐसा हुआ कि जो ओरिजिनल कोरोना हमेशा रहेगा, जाना तो है ही, धीरे धीरे ठीक भी हो रहा है, तो अब कंपनी फिर से क्या हो रही है, सर्वाइव फिर से रिवाइव हो रही है, ठीक है। तो एक वही चीज देख के फाइनेंशियल पोजीशन चेक करके हमें कंपनी को क्या करना है, रेमुनरेशन देना होता है, ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन मैटर करता है, ठीक है। तो रेमुनरेशन देने से पहले फाइनेंशियल पोजीशन चेक कर ले कंपनी, क्योंकि प्रॉफिट नहीं है, तुम रेमुनरेशन पे कर रही हो अपना, ऐसा तो नहीं है 18 में भी लॉस चल रही है, 19 भी लॉस है, 20 में लॉस है, कोरोना ने बाद तो महा लॉस है। तो भाई तुम्हारा फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा नहीं है, तुम लॉस पे लॉस कर रही हो, तुम रेमुनरेशन फिक्स कर रही हो, मैनेजर रेमुनरेशन दे रही हो एग्जीक्यूटिव पर्सन को, अच्छा नहीं है, ठीक है। तो फाइनेंशियल पोजीशन चेक करते जाना, ठीक है। सेकंड क्या है, रेमुनरेशन ड्रॉन बाय एग्जीक्यूटिव पर्सन या इंडिविजुअल इन अदर कैपेसिटी। सर अदर कैपेसिटी, सर हमने पढ़ा था क्या था याद है, प्रोफेशनल वाला, सिटिंग फेस, तो ये सब भी है ना, रेमुनरेशन देने से पहले ये सब भी चेक कर लेना कि उसको सिटिंग फीस कितना देते हो, प्रोफेशनल कैपेसिटी में कितना पैसा कमाता है। तो अदर कैपेसिटी मतलब सिंपल सी बात हो गया, अदर वर्क करके वो कितना कमाएगा, रेमुनरेशन यहाँ मिलता है ऑन द बेसिस कंपनी में एग्जीक्यूटिव पर्सन आ रहा है, कंपनी में अपना टाइम दे रहा है, टाइम अलॉट कर रहा है, 8 घंटे कंपनी बैठता है, वो 8 घंटे का टाइम रेमुनरेशन फिक्स करता है। बट अदर कैपेसिटी मतलब क्या, प्रोफेशनल कैपेसिटी में उसको कितना मिल रहा है, सिटिंग फीस उसको कितना मिल रहा है, तो ये सब भी आप ध्यान देना कि अदर कैपेसिटी में कितना पैसा कमा रहा है, क्योंकि क्या है ना आइडिया हो जाता है कि हाँ सिटिंग फीस उसको अच्छा मिल रहा है, मान लो 80,000 मिल रहा है सिटिंग फीस, तो लगता है हाँ यार बंदा जेन्युइन है, बंदा के पास दिमाग है, इसलिए उसको अच्छा खासा सिटिंग फीस हम पे कर रहे हैं, प्रोफेशनल कैपेसिटी में अच्छा खासा मिला, तो ये क्या ना एक हिंट लग जाता है कि हाँ इसको रेमुनरेशन दे सकते हैं, क्योंकि इसके पास नॉलेज है। प्रोफेशनल कैपेसिटी में ये मान लो एक एक 2-2 करोड़ रुपए कमा रहा है, हाँ यार ये 2 करोड़ कमाने लायक है, मतलब प्रोफेशनल कैपेसिटी, प्रोफेशनल के दम पे 2 करोड़ रुपए कमा रहा है, सिटिंग फीस आ रहा है तो उसके पास नॉलेज अच्छा है, जैसे उसको सिटिंग फीस अच्छे दे रहे हैं हम, तो कह सकते हैं हाँ इसको जाना चाहिए रेमुनरेशन।
कंपनी लॉस में भी है, अच्छी बात, कोई बात नहीं, फिर रिवाइव कर जाएंगे हम, कोरोना इस बार था, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसके हम क्या करेंगे, अदर कैपेसिटी से, क्या कहते नहीं है, जो कोई बैट्समैन बैटिंग करता है, अगर उसका देखते हैं 5 विकेट, उसने बॉलिंग में अच्छा किया है, दो विकेट, 3 विकेट लेता है, तो एक आइडिया होता है हाँ यार ये ऑलराउंडर अच्छा खासा देखने में लग रहा है हमें, तो हम इसको, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार ओपनिंग करना, बैटिंग भेज दे, कोई दिक्कत नहीं होता है, तो उसको हम रेमुनरेशन दे भी देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखो हमें क्या, हम बस इसमें ये पढ़ना है कि रेमुनरेशन देने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है, जब कंपनी का प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो सिंपल बात, आप डूबे हुए हो, और डूबते हुए भी आप क्या करें, कंपनी को, लोगों को पैसा दे रहे हो, तो जेन्युइन होना चाहिए, लोगों को पैसा दे रहे हो तो वो लोग कम से कम उस लायक होनी चाहिए, बस वो लायक देखने के लिए हम ये सब चेक करते हैं। पहले खुद का फाइनेंशियल पोजीशन चेक करेंगे, फिर देखेंगे वो रेमुनरेशन किसी अदर कैपेसिटी में तो नहीं ले रहा है वो इंडिविजुअल, ठीक है। थर्ड क्या है, रेमुनरेशन ड्रॉन फ्रॉम अदर कंपनी। ये कुछ इजी है कि और कंपनी से उसको कितना रेमुनरेशन मिल रहा है, ये भी हम चेक करेंगे। देखो ऐसा भी नहीं उसका घर ना चले, एग्जाम्पल है, तो अगर अलग कंपनी से उसको रेमुनरेशन कुछ नहीं मिल रहा तो भाई तुम थोड़ा दे दो। तो और देख लो कि अदर जिस कंपनी में ऑलरेडी वो एमडी पोस्ट होल्ड कर रखा है, उस कंपनी से उसको कितना रेमुनरेशन मिल रहा है, ये चेक करके उस बेसिस पे एक हम एनालिसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 की पॉइंट्स है, देखो इससे ज्यादा कुछ है नहीं समझाने लग। सबसे पहले क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन की पॉइंट है कंपनी का, अदर कैपेसिटी में कितना कमा रहा है, प्रोफेशनल हो गया, सिटी के हो गया, अदर कैपेसिटी में कितना कमा रहा है, अदर कंपनी से कितना कमा रहा है, 3 पॉइंट हो गया। खुद कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन, अदर कैपेसिटी में कितना कमा रहा है, और अदर कंपनी से रेमुनरेशन कितना कमा रहा है, ठीक है। डी में क्या हो गया, डी में उसके पढ़ाई लिखाई की बातें की गई, पढ़ाई की बातें मतलब प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस कितना है। पैसा दे रहे हैं तो भाई ऐसा तो नहीं है कि वो ग्रेजुएट लेवल का बंदा भी नहीं है और उसको क्वालिफिकेशन कुछ नहीं है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, पैसा दिए जा रहे हैं और उसको एक्सपीरियंस कुछ नहीं है, तो लोग देंगे उसका पैसा थोड़ा सा, ठीक है। तो पढ़ाई लिखाई भी चेक कर लेते हैं, उसका सब कुछ चेक कर लेते हैं, तो उसका पढ़ाई भी थोड़ा चेक कर लेते हैं, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या होल्ड कर रहा है, सीएस है, सीएमए क्या है भाई, बताओ इंजीनियर है क्या हो तुम, एक्सपीरियंस कितना है, कितने साल कंपनीज में काम किया, या खुद भी प्रैक्टिस में कितने साल एक्सपीरियंस है, कितना नॉलेज में, उस नॉलेज का भी पैसा देंगे भाई। कंपनी का प्रॉफिट नहीं कोई बात नहीं, बट हम तुम्हें तुम्हारा नॉलेज का पैसा देंगे, तुम कंपनी में हमारे कहते नहीं है कि एमपी बोलो की मैनेजर पर्सन टाइप हो, या मान लो हमारे कंपनी के अच्छे खासे गुडविल एसेट हो, तुम्हें हम पैसा देंगे, तुम्हें जाने तुम्हें रिटेन करेंगे, कंपनी का लॉस चला कोई बात नहीं, अगले साल हम बाउंस बैक मारेंगे, बट अभी तुम्हें हम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में अच्छा खासा होल्ड कर रखा है, हम तुम्हें पैसा दे रहे हैं, ठीक है। ठीक है, अदर मैटर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या करना, यहाँ पे चेक करते हैं रेम्यूनरेशन एंड परफॉर्मेंस का एनालिसिस। मतलब देखो अदर मैटर प्रिस्क्राइब मतलब रूल में देखो सिंपल एक बात याद रखना, तुम्हें मान लो ये एमडी है, कंपनी में एमडी है, कंपनी को हो गया लॉस, नेट प्रॉफिट तो मिलता, प्रॉफिट में याद है, कंपनी को हो गया लॉस, अब इफेक्टिव कैपिटल बेसिस आएंगे। अब ये कंपनी का एमडी है, ये 2018 में एमडी आया, और इसका ना हमने ग्रोथ चार्ट देखा, ग्रोथ चार्ट देखा तो जब ये अपॉइंटमेंट हुआ था ना इसका ऐसे था, फिर 19 में इसका ऐसे हुआ, सुनो 18 नहीं हुआ, 16 में आया, ठीक है 16 में आया, 16 में आया तो इसका ऐसे था, फिर 17 में ऐसे हुआ, फिर 18 में है ना ऐसे गिरा, ऐसे 18 19, फिर ये गिर रहा है, और फिर ये ऐसे आ रहा है, गिर रहा है। तो भाई तुम्हारा परफॉर्मेंस जो है ये डाउन फेज में जा रहा है, और तुम्हें चाहिए रेम्यूनरेशन कंपनी का लॉस होने के बावजूद, तो हम तुम्हें नहीं देंगे रेम्यूनरेशन। परफॉर्मेंस तुम्हारा हो रहा है खराब और तुम्हें चाहिए रेम्यूनरेशन अच्छा खासा, ऐसा नहीं होता है। तुम जब स्टार्टिंग में आए थे 17 में, तुम्हारा परफॉर्मेंस ये हाई लेवल था, उसके बाद तुम क्या हुए, लगातार डाउन फेज में गिरे जा रहे हो। तो हम रेम्यूनरेशन देने से पहले ये भी देखेंगे कि उस बंदे का क्या है, परफॉर्मेंस क्या है। आप आर्टिकलशिप करते हो फर्स्ट ईयर, थर्ड सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तो आपके प्रिंसिपल पता होगा आपका परफॉर्मेंस क्या है आर्टिकलशिप टाइम में। फर्स्ट ईयर आपने यहाँ काम किया, सेकंड ईयर ये बूस्ट, और थर्ड ईयर आपके पास डाउन फेज गया, एग्जामिनेशन आया तो डाउन हो गया, और आपको ताने मिल जाते हैं सुनने को कि तुम्हारा परफॉर्मेंस डाउन हो रहा है। भाई थर्ड ईयर में एग्जामिनेशन आता है, प्रेशर आता है, रिजल्ट प्रेशर अलग होता है, कैरियर प्रेशर आ जाता है, तो होता है ये थर्ड ईयर में। तो आपका जो ग्रोथ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर आता है ना, वो कहते नहीं थर्ड ईयर में एक्सपीरियंस तो आ जाता है, बट थोड़ा परफॉर्मेंस हमारा डाउन होने लगता है, क्यों, क्योंकि एग्जाम्स पास में आते हैं। अब जो दोनों ग्रुप निकाल रखे थे उनको फाइनल एग्जाम्स आते हैं, तो ऑब्वियस बात है ह्यूमन नेचर है यार, हमारा क्या होगा, एफिशिएंसी थोड़ा डाउन होना ही है, डाउन नहीं तो एक कांस्टेंट रेट पे आ जाएगा। तो यही है, परफॉर्मेंस हमारा चेक करना होता है, और रेम्यूनरेशन चेक करने से पहले कि रेम्यूनरेशन कितना मिल रहा है और परफॉर्मेंस कितना मिल रहा है। मान लो हाई सैलरी तुम्हें मिली 2 करोड़ रुपीज, और तुम्हारा परफॉर्मेंस ये जा रहा है, तो क्यों दें हम तुम्हें 2 करोड़ रुपए की सैलरी,
ठीक है। तो एक एनालिसिस होता है रेमुनरेशन परफॉर्मेंस के बीच में। तो चार चीज देखा हमने रेमुनरेशन फिक्स करने से पहले, कंपनी क्या क्या करेगी, कंपनी का खुद का फाइनेंशियल पोजीशन, हमने एग्जांपल देखा 18 19 20 करके, ठीक है। फिर सेकंड क्या देखा हमने, रेमुनरेशन टू एनी अदर कैपेसिटी, एनी अदर कैपेसिटीज को कितना रेमुनरेशन आ रहा है। थर्ड क्या देखा, कंपनी को अदर कंपनी से सॉरी मेंबर्स को अदर कंपनी, इंडिविजुअल को अदर कंपनी से कितना आ रहा है, अदर कैपेसिटी एंड नेक्स्ट अदर कंपनी से कितना आ रहा है रेमुनरेशन। चौथा क्या देखा हमने, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या होल्ड कर रहा है, बीकॉम ऑनर्स ग्रेजुएट है, सीए सीए सीएमए क्या है, एक्सपीरियंस क्या है इसका, इस बेसिस पे हम उसका पढ़ाई लिखाई चेक करके क्वालिफिकेशन चेक करके चेक करेंगे एडमिशन देने लायक है कि नहीं है। और फिफ्थ क्या है कि अदर मैटर प्रिस्क्राइब इसमें चेक करेंगे कि हाँ तुम्हारा रेमुनरेशन और तुम्हारा परफॉर्मेंस, इस दोनों के बीच का एनालिसिस देखेंगे तुम प्रॉपर काम करते हो नहीं करते हो कंपनी में। तुम्हारा रेमुनरेशन यहाँ पे है और परफॉर्मेंस यहाँ पे है, तो भाई तुम्हें कंपनी का लॉस होने के बावजूद तुम्हें रेमुनरेशन क्यों उम्मीद रखते हो, बिल्कुल नहीं। ठीक है, चलो ये 200 भी क्लियर है। चलो सेक्शन नंबर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, दैट इज 201। देखो मैंने क्या बोला, 200 199 201 सेक्शन बहुत कम इंपॉर्टेंट है, बहुत लीस्ट इंपॉर्टेंट, बट करना तो पड़ेगा। ठीक है, छोटे छोटे सेक्शन है, 10 मिनट मैंने सेक्शन निपटा रहा हूँ, अच्छे से निपटा रहा हूँ कि क्वेश्चन फंसा भी ना तो उसको टैकल कर लोगे, आराम से टैकल कर लोगे। ठीक है, 201 क्या बोलता है, फॉर्म्स प्रोसीजर्स इन रिलेशन टू सर्टेन एप्लीकेशन। सर देखो यहाँ पे बात कर रहा है आपसे, एमसीक्यू भी आ सकता है क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक फॉर्म्स की बात कर रहा है, प्रोसीजर्स की बात कर रहा है, बोलता है सर्टेन एप्लीकेशन। सर कौन सी सर्टेन एप्लीकेशन ये बताइए, और कौन सा फॉर्म ये बताइए। तो सबसे पहले फॉर्म नंबर याद रखना, देखो जहां पे मैं बोलूँ वहां पे एमसीक्यू याद रखना। अभी मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगा एमसीक्यू रिगार्डिंग, ठीक है। चलो फॉर्म नंबर MR2, चैप्टर का नाम है मैनेजर रेमुनरेशन। तो जिस चैप्टर के नाम से ऑब्वियस बात उस चैप्टर रिगार्डिंग फॉर्म होते हैं, ठीक है। DIR फॉर्म डायरेक्टर रिगार्डिंग में पढ़ा था, मैनेजर रेमुनरेशन MR फॉर्म। तो MR2, अब सर फॉर्म नंबर तो आपने बता दिया, MR2 प्रोसीजर्स क्या होंगे और कौन सी एप्लीकेशंस की बात करें, अब ये देखते हैं। सुनो, एप्लीकेशन मेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 196, मतलब सर आपको याद आ रहा है 196 में हमने पढ़ा था कि कौन कौन से क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ा था कि 70 ईयर से कम 70 ईयर से ज़्यादा बंदा या 20 ईयर से कम नहीं होना चाहिए, या डिटेन हो गया वो कुछ एक्ट पढ़ा था हमने वहाँ पे, कॉफे पोसा पढ़ा था, कुछ याद आ रहा है, कॉफे पोसा में अगर हो गया या डिटेन हो गया एक दिन के लिए भी तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, बट वो सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेके वो वापस रीअपॉइंट हो सकता है या मान लो अपॉइंटमेंट ले सकता है। तो वहाँ पे एक्सेप्शन में शेड्यूल्स की बातें लिखी गई थी, क्या कुछ याद दिलाता हूँ, कॉफे पोसा, यहाँ पे ड्रग्स की बातें थी, स्मगलिंग की बातें थी, और क्या कुछ एक्ट 14 19 एक्ट थे जहाँ पे मैं बताया था यहाँ पे डिटेन हो गया सिंगल डे भी या 1000 रुपया का फाइन लग गया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। बट इसमें क्या था, इस सिचुएशन में आप एक ही तरह से अपॉइंट हो सकते वापस इफ सीजी का अप्रूवल ले लो तो, या एक जगह और था कि आप 70 ईयर से ऊपर हो गए तो आपके कोई वोट कास्ट अगेंस्ट एक्सीड नहीं करना चाहिए वोट फेवर में, फिर वहां पे सीजी का अप्रूवल होता होगा। तो यही सब है, जहां जहां सीजी का अप्रूवल लेने जा रहे हो ना अपॉइंटमेंट के लिए 196 में, वहां वहां क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं हमें वो देखना है। याद आ रहा होगा कॉफी पोसा शेड्यूल्स एक्ट ये सब याद आ रहे होंगे, ठीक है। चलो सुनो, एप्लीकेशन मेड टू सीजी shall be in form MR2। आपको सीजी पास जहां भी जा रहे हो 196 के बेसिस पे आपको MR2 में फॉर्म लेके जाना, याद है ना, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म, क्वेश्चन में आ सकता है MR2, ठीक है। MR2 में फॉर्म लेके जाना पड़ेगा, एंड शैल बी मेड विद इन 90 डेज, ठीक है। मान लो आप अपॉइंटमेंट हो गया और विद इन 90 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट, या मान लो कोई भी आपका डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हुआ विद इन 90 डेज ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन या विद इन 90 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट, जहां भी सीजी का अप्रूवल लगता था 19 दिन के अंदर क्या करना तुम्हें, 19 दिन के अंदर 19 नहीं सॉरी 90 डे के अंदर तुम्हें क्या करना है, सीजी का अप्रूवल लेना है। कौन सा फॉर्म, MR2, याद रखना फॉर्म और कितने डेज MR2, एमसीक्यू के लिए बन सकता है इस हाँ ये सेक्शन 201 से एमसीक्यू बन सकता है कौन, 90 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट और फॉर्म क्या MR2, दोनों दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। अब एक चीज और बोला, आप सीजी के पास जा रहे हो, बढ़िया बात है, तो मतलब आपने कुछ कांड किया होगा, सीजी के पास जा रहे हो, या मान लो कुछ ऐसा चीज है जो आपके मेंबर्स को ही पता होना चाहिए, तो आप सीजी के पास ढिंडोरा पीटने जा रहे हो, अच्छी बात है, बट जाने से पहले है ना, जाते जाते मेंबर्स का दरवाजा खटखटा के जाना,
मतलब मेंबर बता जाना देखो मैं कॉफी पोसा में डिटेन हुआ था या मैं 196 से गाड़ी कुछ अपॉइंटमेंट सीजी के पास जा रहा हूँ, मतलब कुछ बड़ी बात है तभी तो जा रहे हो, तो बड़ी बात है तो कंपनी के ओनर्स को पता होनी चाहिए ना। तो सीजी के पास तुम एप्लीकेशन लेके जा रहे हो MR2 में, 90 डेज के अंदर जा रहे हो, बट क्या बोल दिया सुनो, बिफोर मेकिंग एनी एप्लीकेशन, मतलब अभी एप्लीकेशन करने से पहले, विदाउट मेकिंग एनी एप्लीकेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, क्या करना है, एक जनरल नोटिस करना है, याद रखना 3 चीज लिखवाऊंगा, इशू अ जनरल नोटिस टू किसको, मेंबर्स को, मैं क्या बोला, ओनर्स को बता के जाओ, दरवाजा खटखटा के जाओ कि सीजी पास जा रहा हूं, मतलब कुछ बड़ी चीज हो रही है तो ओनर्स को पता नहीं चाहिए तुम किस चीज के लिए जा रहे हो सीजी के पास, तो मेंबर्स को खटखटा के जाओ पहले, मतलब बिफोर, अभी एप्लीकेशन में सीजी को फाइल नहीं किया, उससे पहले क्या बताओ, मेंबर्स को बताओ कि हाँ मैं सीजी के पास जा रहा हूँ MR2 फॉर्म लेके, कि ये बात है, इस बात के अपॉइंटमेंट मैं सीजी के पास जा रहा हूँ, सीजी के पास जाना मतलब मेंबर्स को पता होनी चाहिए, ठीक है। प्लस स्पेसिफाई नेचर ऑफ एप्लीकेशन, किस रिगार्ड जा रहे हो वही बताओ, ठीक है। जो भी मान लो कोफे पॉइंट डिटेंड हो गए, या मान लो अपॉइंटमेंट 17 साल से ऊपर वाला अपॉइंटमेंट हो गया, उसके कोई भी एप्लीकेशन जिस नेचर में जा रहे हो ना वो बताओ, किसको बताना है, मेंबर्स को बताना है, ठीक है। अब मेंबर्स को बता दिया, अब भाई लगे हाथ क्या करना तुम्हें, एक पब्लिक नोटिस, पब्लिक न्यूज़पेपर में छपवाओ, पब्लिश नोटिस इन न्यूज़पेपर। देखो ये क्वेश्चन आते हैं, अभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया था उससे 160 वाले में कि हाँ अगर मान लो कि किसी डायरेक्टर अपॉइंट होना है तो कैसे कैसे क्या होगा, तो हो सकता है आपको ये क्वेश्चन हिट कर रही है सर, देखो मैं एक एनालिसिस अच्छा करता हूँ, तो एक क्वेश्चन हिट हो रहा है उस टाइप में, तो हो सकता है आपके रेमुनरेशन चैप्टर से ये क्वेश्चन हिट कर दें कि सीजी के पास जा रहे हो तो क्या क्या करो, पहले तो जाने से पहले मेंबर्स को ढिंडोरा पीट के जाओ कि हाँ मैं इस रिगार्डिंग सीजी के पास जा रहा हूँ। अब मेंबर ढिंडोरा पीटे हो तो कंपनी मतलब समझे बात, तुमने कुछ कांड कर रखा होगा, तो पब्लिक नोटिस में भी क्या करो, हल्ला करवाओ, पब्लिश करो नोटिस में, न्यूज़पेपर में क्या करो, पब्लिश करो, ठीक है। वही सिंपल है, वन इन वर्नैकुलर, या मान लो उसको बोलेंगे लोकल या प्रिंसिपल लैंग्वेज, महाराष्ट्र है तो उधर बिहार में तो दैनिक भास्कर, कोलकाता में तो उस गाड़ी कर लो, और क्या करो, एक एंड वन इन इंग्लिश, ये नॉर्मली हर जगह मिलता है, एक वर्नैकुलर न्यूज़पेपर छपा दो और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया छपा दो जो ऑल इंडिया चलती है। तो वर्नैकुलर अपने लोकल जहाँ पे कंपनी रजिस्टर्ड है उस कंपनी में छपा दो, कंपनी के लोगों को तो पता चल जाए कंपनी में क्या कांड हो रहा है, जो सीजी के पास आप अप्रूवल लेने जा रहे हो। आप कोफे पोसा में डिटेन हुए होगे, अब 14 वो 15 स्पेसिफिक एक्ट में डिटेन हुए होगे, कुछ बड़ा कांड कर रहे हो तभी सीजी पास जा रहे हो, या कुछ ऐसा बताना चाह रहे हो जो मेंबर्स और लोगों को पता चले कंपनी में क्या हो रहा है। पहले मेंबर को बताओ, सबसे पहले किसको बताओ, मेंबर्स को बताओ, फिर पब्लिक में हल्ला करवाओ, ठीक है। एंड लास्ट में क्या बोला, कॉपीज ऑफ नोटिस ऑल्सो अटैच विथ एप्लीकेशन, ठीक है। सिंपल सी बात, सुनो कुछ नहीं बोला है, सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने जा रहे हो ना 196 में, जहां जहां सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने जाना होता है वो फॉर्म क्या है, MR2 फॉर्म, याद रखना MR2 मैनेजमेंट चैप्टर चल रहा है, MR फॉर्म 2 सेंट्रल गवर्नमेंट। बोल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट पे जाने से पहले, अभी सेंट्रल पास गए नहीं हो, जाने से पहले क्या बोलो, मेंबर्स बताओ कि मेंबर मेंबर हम सीजी पास जा रहे हैं इस रिगार्डिंग जा रहे हैं, हमने ये किया है, हम सीजी पास परमिशन लेने जा रहे हैं इस रिगार्डिंग, मेंबर्स बता दिए। फिर क्या करो, फिर उस एरिया के लोगों को बताओ, मतलब एक पब्लिश कर दो न्यूज़पेपर में, वर्नैकुलर न्यूज़पेपर या मान लो लोकल न्यूज़पेपर जो लोग वहां के पढ़ते होंगे जहाँ पे कंपनी रजिस्टर्ड है, प्लस एक इंग्लिश न्यूज़पेपर छपवाओ। अब जब सब कुछ हो चुका है ना, तुमने मेंबर्स को बता दिया, तुमने न्यूज़ पर छपवा दिया, अब उसका क्लैरिफिकेशन लेके अब सीजी पास जाओ। अब जो एप्लीकेशन लेके जा रहे हो ना, मान लो MR2, ये जो MR2 लेके जा रहे हो ना, MR2 इसके प्लस में क्या कर लो, वो नोटिस दे दो और प्लस क्या करो, सर्टिफाई कर दो कि हाँ तुमने न्यूज़पेपर में छपवा दिया है। तो ये पूरा एक प्रोसेस है सीजी पास जाने का, ये याद आना चाहिए आपको, क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। लीस्ट इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगा 199, 200, 201। अब जो पढ़ेंगे 202, 203, 204 हाईली चांसेस है एग्जाम में आने के, केएमपी है और लॉस ऑफ ऑफिस है, हाईली इंपॉर्टेंट, अभी तक क्वेश्चन नहीं आया, इस अटेम्प्ट में नहीं आया था, आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। चलो